हेलो बच्चों, मैं आदित्य और आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और मजेदार और धमाकेदार सेशन में। और आज अपन लेक्चर नंबर 6 में करेंगे खूब सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस। तो आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल सेशन होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अपने ब्लड सेल में घुसा लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन बोला, इन द फिगर R1 एंड R2 आर रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये जो 2 और 3 है, एक रिएक्शन फोर्स है, मतलब ये इसे धक्का दे रहा होगा। देख पा रहे हो, कलर चेंज कर दो, व्हाइट व्हाइट ब्लू कुछ कर दो जिससे कि तुम्हें विजिबिलिटी बढ़ जाए। कहां से बढ़ेगी? रेड, ये ब्लू सब ठीक है। हाँ सर, एक दूसरा फोर्स कहां पे लग रहा होगा? ये यहां पे लग रहा होगा। तो दीज आर द रिएक्शन फोर्सेस। ये उसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। कनेक्टेड बॉडी में बताया था मैंने। अब ये क्लियर हुआ हमारा कि ये इसको जो धक्का देने वाला फोर्स है वो R1 है, ये इसको जो धक्का देने वाला फोर्स है यहां का नॉर्मल रिएक्शन वो R2 है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। कौन पॉसिबल है इसमें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन वालों ने बोला ये एक म्यू का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्मूथ सरफेस को दूसरे तरीके से लिखने का ये दूसरा तरीका होता है। अब एक फोर्स जो दिखा रहा है वो एक एंगल पे दिखा रहा है। इसे मैंने जान के तुम्हारे लिए इसको ऐसे एक्सटेंशन दिया है। इसमें देखना, इसको क्या दिया है? एक्सटेंशन। तो आज से एक और चीज समझेंगे कि कभी भी अगर एंगल पे फोर्स आता है या एंगल पे फोर्स आता है तो हमेशा तुम ऐसे अपने मन से इसे बढ़ा लेना, ये तुम्हें बहुत अच्छा काम करेगा। और इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करना, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये जो फोर्स है F फोर्स है, इसको अब अगर तुम F बढ़ाए तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया कि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। F का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और नीचे वाला हो जाएगा F sin थीटा। ये जो F sin थीटा है वो इस पे लग रहा है, इस पे, तो यहां का नॉर्मल जो होगा वो इसका mg प्लस F sin थीटा को बैलेंस करेगा। लेकिन क्योंकि ये सरफेस है स्मूथ तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स एक्ट करेगा F cos थीटा, और इसी F cos थीटा के चलते ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो ये स्लाइड करेगा। क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ चीजें हैं। रोल कोई तब करता है जब उसे एक टॉर्क प्रोवाइड हो, जो कि अपन पढ़ेंगे रोटेशन में। तो रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एक टॉर्क है, जबकि मतलब स्टैटिक बॉडी को कोई रोल तब करा सकता है जब कोई टॉर्क लगे। और अगर कोई बॉडी रुका हुआ है स्मूथ सरफेस पे और तुमने फोर्स लगा दिया तो वो तुरंत से क्या करेगा? स्लाइड करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा बॉडी में, रोटेटरी मोशन नहीं करेगा। गेटिंग? पूरा क्लियर हुआ? तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? हर एक पॉइंट ऑफ द बॉडी सेम वेलोसिटी से चलता है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होता है, जो अपन पढ़ने वाले हैं। Got it? तो यहां पे ये चीज तो क्लियर हो गया, ये बॉडी रोल नहीं करेगा सर। तो कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन आधा ऑप्शन है 5 kg विल रोल, गलत है। विल स्कीड ये हो सकता है, विल रोल ये गलत है। तो 2 ऑप्शन हमने तुरंत देखते ही हटा दिया। अब पूछ रहा है कौन बड़ा है, R1 या R2? तुम्हें खुद बताया था कि ये जो R1 वाला फोर्स है वो यहां से कट मारो, वो इन दोनों को एक्सेलरेट कर रहा है, 5 और 3 को। क्योंकि ये जो R2 वाला फोर्स है वो सिर्फ 5 kg को एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो डिफरेंस क्रिएट हुआ? या R1 वाला फोर्स 5 और 3 दोनों को एक्सेलरेट कर रहा है, जबकि यह R2 वाला फोर्स सिर्फ 5 kg को एक्सेलरेट कर रहा है मेरे दोस्त। इसका मतलब कि ये फोर्स जबकि कनेक्टेड बॉडीज में सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो एक्सेलरेशन सेम है, मास कम है तो फोर्स कम होगा। एक्सेलरेशन है, मास बढ़ा तो ये वाला नॉर्मल बढ़ा होगा। एक्सेलरेशन सेम है, मास और बढ़ा तो यहां सबसे ज्यादा फोर्स होगा। तो यहां का फोर्स ज्यादा, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। क्लियर हो गया तो जरूर कमेंट करके बता दो फटाफट से कि सर अब समझ में आ गया कि आपने सेम वर्ड क्यों यूज किया है यहां पे, क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है। अब इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने जान में बिठा लेंगे दोस्त। ठीक है मेरे भाई? तो क्या होगा? R1 इज ग्रेटर देन R2, यहां से पता चला। और ये भी, ये दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन F cos थीटा, ये भी पता है, ये सबसे ज्यादा होगा F का ये वाला कंपोनेंट।
लेकिन एफ काम नहीं कर रहा है इस बार हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एफ कॉस थीटा। अगर मैं पूछता ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो तुम क्या बोलते? बताओ जल्दी से। तुम बोलते एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5, 3, 8 और 2, 10। तो तुम लिखते एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 10। बोलो मजा आया क्या? तो ये तुम्हारे सामने निकल के आता। क्लियर हुआ क्या? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत तगड़ा। यस सर, ये हो गया कहानी कि 5 kg बॉडी विल skid and skid but R1 is greater than R2। यहां R2 is greater than R1 है, गलत हो गया। R1 is greater than R2 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके का बॉडी देखो, देखो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चंस, देख रहे हो ना? लेकिन तुम्हें मजा दिला रहा हूं मैं अभी सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा कर आगे। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कॉपी कर लेता हूं मैं इसको थोड़ा सा। आ जाओ इधर। अच्छा मैंने कॉपी कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इधर। रियल में क्या हुआ बताऊं? मैंने ना तुम्हारे लिए देखो, जैसे अभी एक ही कॉपी किया ना, एक और क्वेश्चन है मैंने पेपर बनाया था तुम्हारे लिए पूरा। ये देखो ये सब बना हुआ है ना, बनाया था मैंने सिलेबस ये वाला। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना, ये माइक ही ऑफ रह गया। माइक ऑफ रह गया तो पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन अब तुम लोगों को हमेशा हर एक चीज बताओ ना, तो तुम्हें लगेगा कि सर तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। हो जाता है बच्चों को, क्या पता। तो मैंने वो तुम्हें बताया नहीं। मैंने सैटरडे को तुम्हारे लिए पूरा लेक्चर बनाया था, लेकिन उसमें ना माइक ही ऑफ रह गया। मतलब शुरुआत के 2-3 मिनट बाद ही बैटरी डाउन हो गई। और फिर जब मैंने देखा एकदम से तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसके बाद मुझे कुछ जगह जाना था तो मैं नहीं कर पाया फिर। तो पॉइंट पे आते हैं फिर से। तो ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है? तो मेरे दिमाग में ईच एंड एवरी इंस्टेंट है कि योर स्टडी इज ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन मैं अभी अकेले बहुत सारी चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा चीज़ें हिल रही है। लेकिन हम इसे नहीं हिलने देंगे, बिकॉज यू आर द वन who is on the highest priority. Your teaching, your preparation towards your NEET and JEE is really very important for me. ठीक है ना? तो आप लोग एकदम मस्ती में रहिए। और मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं कम से कम 17-18 घंटे काम कर रहा हूँ। अभी रात के 3-3, 4-4 बजे लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। तो कुछ न कुछ मैं स्ट्रक्चर्ड करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन एट द सेम इंस्टेंट ये सब सेकेंडरी है मेरे लिए। सबसे प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो आपका स्टडी है, जो मैंने प्रॉमिस किया है कि यूट्यूब में हम पूरा लेक्चर देंगे और हम अपने बच्चों को बिल्कुल 180 को स्कोर कराने का जो कंटेंट मिलता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, उससे बेस्ट देंगे बिल्कुल। तो वो होगा। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में है, ईच एंड एवरी इंस्टेंट। खैर फॉरगेट अबाउट इट, चलिए आते हैं। अब देखो यहाँ पे जब ऐसे रस्सी लग जाता है ना, या फिर ऐसे रस्सी लग जाता है, तुम लोग कठिनाई में फंस जाते। लेकिन ये बोल क्या रहा है? बोल रहा है 2 blocks of masses m and m are connected by inextensible light string। लाइट का मतलब तुम्हें बताया था massless। When a constant horizontal force acts on the block, ये वाला फोर्स constant horizontal force of mass m, the tension in the string is। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताऊंगा, देखना क्या होता है। अब ऐसे में दफड़ा हो गया सर, इसमें क्या करेंगे? कैसे बोलेंगे कि ये दोनों सेम चल रहा है, नहीं चल रहा है? जरा ये बताओ कि तुमने ऐसे ब्लॉक को क्यों बोला था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो सकता है? जानते हो लॉजिक क्या है? क्योंकि इसके अंदर ये जो फोर्स है ना, टेंशन, ये इंटरनल फोर्स था। ये क्या सर? दोबारा बताओ। यस। अब एक नया चीज तुम्हें मैं बता रहा हूं, एक नया डायरेक्शन की तरफ तुम्हें मोल्ड कर रहा हूं, जिसका नाम है इंटरनल फोर्स। ये देखो, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स बॉडी के पूरा सिस्टम के एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। लिख लो अभी तुरंत। इंटरनल फोर्स सिस्टम के एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट पैदा नहीं करता है। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पैदा करता है सिस्टम के एक्सेलरेशन पे इफेक्ट। मेरे दोस्त, जब तुमने इसको ऐसे खींचा था, देखना जरा मजा आएगा तुम्हें। तो ये जब तुमने खींचना शुरू किया था यहां से इसको, तो क्या हुआ वो देखो, मजा आएगा तुम्हें। जब तुमने इसको खींचना शुरू किया था तो क्या हुआ देखना, मजा आएगा मेरे दोस्त। ये जो F लगा तो इस पे फोर्स लगा, तो इस रस्सी में टेंशन आ गया था। तो ये रस्सी, इसको अगर तुम देखते तो इधर की तरफ फोर्स लगाते, और इसको देखते तो तुम इधर की तरफ लगाते। तो अगर इसको पूरा को देखोगे ना, तो हर एक इंस्टेंट पे इधर या इधर मिलेगा। तो ये चीज जो फोर्स है, ये इस रस्सी का टेंशन, वो एक इंटरनल फोर्स का फॉर्मेशन किया था, और दोनों बराबर था इसीलिए।
तो इसको हम देखते ही नहीं थे, हम बोलते थे ये दोनों सेम से जा रहा है, और ये अगर F फोर्स है तो हम बोल देते थे कि ये जो F लग रहा है वो F इन दोनों का m1 और m2 से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन F बाय m1 प्लस m2 कर देते थे। देखो मजा आया क्या, F बाय m1 प्लस m2 कर देते थे, बोलो मजा आया क्या? हाँ सर। ये क्या है? स्मूथ। बोलो ऑल ओके? हाँ सर सही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना, वही चीज का यूज कर रहा हूं यहां पे। अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो इसको जितना फोर्स टेंशन लग रहा है वो इधर होगा, और इधर जो लग रहा है टेंशन वो इधर होगा। इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर टी कॉस थीटा और एक इधर होगा टी साइन थीटा। बोलो मजा आया क्या? सिमिलर फैशन में ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बराबर एंगल का फॉर्मेशन करेगा। ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो टी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ये टी साइन थीटा कैंसिल आउट, ये टी कॉस थीटा कैंसिल आउट। तो ये फिर से एक इंटरनल फोर्स का क्रिएशन कर रहा है जो नेट एक्सेलरेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। कितना मजा आया कॉन्सेप्ट सीख के। अगर ये पता चल गया है तुम्हें, तब तुम इसे एक मानने में सेकंड भी नहीं लगाओगे। अब तुम बोलोगे कि ऐसे अगर खींच रहे हैं तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों का मास और एफ नेट बाय एम नेट के बराबर होगा। हो गया, कहानी खत्म सर। देखो कितना मजा आया। और जब दूसरे वाले का हमने एफबीडी बनाया, इसका ये वाला क्वेश्चन में, ये इसका जब हमने एफबीडी बनाया यहां से, तो तुम इसको जब अलग करोगे तो एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें बता दिया है। हाँ सर एक्सेलरेशन इसका बता दिया। इसको जब तुम अलग करोगे तो सिर्फ इतने का एफबीडी बनाओगे। बोलो हाँ है ना, उसी एक्सेलरेशन के लिए। तो ये पेज मैं हटा दूंगा, इतना नहीं पेज रखेंगे। तो इतने का जब मैं अब एफबीडी बना रहा हूं तो क्या होगा वो देखो जरा ध्यान से। ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसे मत समझ लेना। तो ये टेंशन का एक कंपोनेंट ही इस m को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जब देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा एक m मास का ब्लॉक था, ये वाला छुटकी ही बना दो यार। और यहाँ पे इस m मास के ब्लॉक को एक फोर्स टेंशन का इधर लगा था और इसका एक कंपोनेंट इधर लगा था जिसका वैल्यू कितना है t cos थीटा, और ये जो t cos थीटा है वही m इंटू ए प्रोड्यूस कर रहा है। ये हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, और a का वैल्यू हो जाएगा क्या, m f बाय m प्लस m। दिस इज t cos थीटा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वो देखो, बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and m आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। ओके पढ़ लिया था पीछे। व्हेन अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये t निकाल रहा है, तो ये cos जो है ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आंसर m f डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू कॉस थीटा। आया मजा? तो ये कहानी पूरा तुम्हारे जहन में बैठ गया होगा। मस्त वाला मजा आ गया तो जल्दी से वाई टैप कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए मेरे बच्चा लोग। और इस सारे क्वेश्चंस को फिर से करना है और इसको एकदम अपने रक्त में बसाना है, रक्त में, ताकि जब एग्जाम आए तो तुम्हें लगा अरे यार ये क्या चीज है, ये तो बहुत आसान है कि नहीं। और यस तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेहनत बढ़ाना ही पड़ेगा। बार बार मैं ये चीज तुम लोगों को वार्न कर रहा हूं और बता रहा हूं। तो स्मॉल m f बाय m प्लस m इंटू कॉस थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज? क्योंकि सिलेक्शन तेरा है, कैरियर तेरा है। और ये जो दुनिया के कोई भी लोग तुम्हें बता देंगे ना कि सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे, वो धोखा देंगे तुम्हें। क्योंकि तुम 2-3 साल कहीं ना कहीं पढ़े हो, तुम देखे भी हो, सिलेक्शन बच्चा लेता है, उसे घिसना पड़ेगा, उसे खून जलाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। अरे यार किताब ले लो, फिजिक्स का मैं 2 किताब दे देता हूं, मैं बोलूंगा कि ये कोई किताब है मेरे पास, इस किताब से सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। बताओ, कोई भी एक किताब, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आएंगे। आता है ना यार एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होता है कि वो एनसीईआरटी को हम अपने रक्त में बसा नहीं पाते हैं। क्लास नोट से सारा क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि क्लास नोट से सारा क्वेश्चन आया। इंपॉर्टेंट ये है क्या तुम एग्जाम में कर पाए। एक किताब ले लो, 4 किताब ले लो, तुम उन्हीं से आएगा, खोटा लगाओ सारे। इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि उसको समझ के तुमने अपने ब्रेन में बसाया, उसको पूरे तरीके से प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, टेस्ट दिया, अपने मिस्टेक्स के ऊपर दोबारा काम किया, फिर से रिवीजन किया। सिलेक्शन ऐसे होगा यार। फालतू का तुम लोग धोखाधड़ी में फंसे गए हो कि इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यस
कोई भी किताब एनसीईआरटी सफिशिएंट टू स्कोरिंग 720 मार्क्स इन नीट, लेकिन क्या तुम स्कोर कर पा रहे हो? तुम्हें पता है ना यार कि 4 किताब पढ़ लेंगे हो जाएगा सिलेक्शन, पता है ना? नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें यह चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिलेक्शन तुम्हें लेना है। उसका एक स्टेप है क्लासरूम टीचिंग, दूसरा स्टेप है उसके ऊपर प्रैक्टिस बल्क में क्वेश्चन को करना, तीसरा स्टेप है पीवाईक्यू का एकदम पूरा फुल प्रैक्टिस कर लेना, चौथा स्टेप है टेस्ट देना। टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करना। पांचवा स्टेप है फिर से सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पैरेलल में ये सब स्टेप्स हैं, फिर से रिवीजन करना, टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, फिर से जो मिस्टेक किया उसके ऊपर काम करना, उसे इंप्रूव करना, उसे नोट करना, फिर से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट करना, फिर से ये साइकिल। और इधर जो कोर्स बढ़ रहा है वो पैरेलल में चले जा रहा है। यही सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है और यही तुम्हें समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, और इसी से तुम सिलेक्ट हो जाओगे। समझ आया ना? तो यस, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? आंसर है नो। उसके लिए क्या जरूरत है? रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस, अगेन रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस। क्लियर हुआ ना? तो तुम्हें लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए आइए यहां पे, तो एम एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम इंटू कॉस थीटा, ये चीज क्लियर हुआ सर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, हम इंक्लाइन प्लेन दो तरीके से पढ़ेंगे, एक रफ पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि जब तक मैं ये क्लियर ना कर दूं तब तक हर एक चीज क्या है मेरे दोस्त? स्मूथ है। सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई थीटा एंगल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, कोई इंक्लाइन प्लेन पे यहां पे एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या करोगे मेरे दोस्त? यहां पे क्या करोगे मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। एक mg नाम का फोर्स नीचे लगाओगे और ये हमेशा इस हॉरिजॉन्टल के डायरेक्ट वर्टिकली नीचे लगता है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा मेरे दोस्त, और यहां पे ये थिंग थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, कितना? mg cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। ये मैंने हजारों बार बताया है आपको, और ये वाला चीज नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो ये mg cos थीटा होगा, ये नॉर्मल होगा, ये mg sin थीटा होगा। बात आ रहा है समझ में? अब जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखना, ये जो mg sin थीटा है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ये mg sin थीटा है जो है वो नीचे की तरफ क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि अगर कोई तुम इंक्लाइन प्लेन पे देखते हो, जैसे कि हम इंक्लाइन प्लेन की स्टडी कर रहे हैं, और ये तो रियल लाइफ का एग्जांपल है, इसमें फ्रिक्शन है, लेकिन तुम फील करोगे फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे मैं कोई चीज को रखा, जान के मैंने इंक्लाइनेशन बढ़ाया ताकि फ्रिक्शन का फील ना आए तुम्हें। देखो ये नीचे गिरा, ऑल्दो था फ्रिक्शन, लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसे मैं कर दूंगा तो ये नीचे नहीं आएगा। थोड़ा सा ऐसे कर दूं, देखो इंक्लाइंड अभी भी है लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन इंक्लाइंड है। लेकिन अगर ये 100% स्मूथ होता ना तो ये नीचे गिर जाता, क्योंकि ये ऐसे में नहीं गिरेगा, ऐसे में नहीं गिरेगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा भी एंगल दिया ना एंगल मैंने नहीं गिर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। लेकिन जान के मैंने पहले ही बड़ा एंगल दे दिया था। वो फ्रिक्शन जो जितने तक रोक सकता है वो एंगल होता है टैन थीटा, है ना, म्यू के बराबर होता है वो। लेकिन वो चीज हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पढ़ेंगे फ्रिक्शन तब। ये सब क्या क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है? बस इतना बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसा है ना तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई एंगल दे रहे हो थोड़ा सा भी, अगर ये स्मूथ है तो स्लाइड कर जाएगा। लेकिन एंगल देने के बाद भी ये स्लाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्रिक्शन था। लेकिन हम इसको नहीं समझ रहे, हम तो स्मूथ सरफेस पर रहे हैं, तो हमने ऐसे इंक्लाइन प्लेन दिया, तो अब ये सीधा नीचे गिरा। अब ये जो नीचे गिर रहा है देखो, इसका एक्सेलरेशन इधर ही है, तो जिधर मोशन हो रहा है उधर ही एक्सेलरेशन है। ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, ये हवा में नहीं उड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये जो बॉडी है मेरे दोस्त, इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड है। अब ये इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो mg sin थीटा कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ यहां पे भी लगेगा, क्या? F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस बार एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड है, ये जो एक्सेलरेशन है वो F net इस बार है mg sin थीटा। मजा आया? और डिवाइडेड बाय m, तो m और m खत्म, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? g sin थीटा। ये सब बड़ा ही आसान चीज है, लेकिन मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट लेता हूं। तो तुम्हें आज के बाद से जहन में बैठा के रखना है, क्या सर? अगर कोई बॉडी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे है तो अलोंग द इंक्लाइंड जो उसका एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा है मेरे दोस्त। अलोंग द इंक्लाइंड जो उसका एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा है सर।
बोलो मजा आया? अब सुनना मेरे भाई, अब ये अलोंग द इंक्लाइन तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हैं। सपोज करो, अब ये याद रखना, अब इतना नहीं करना है हमें, और एक चीज याद रखना है कि ये नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, तभी ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, ना ही हवा में उड़ रहा है। तो दूसरा चीज ये भी याद रखना है कि नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे डाउट आ रहा होगा अब मन में कि सर ये एंगल के बारे में थोड़ा बता दो, कि जो एंगल ये वेज का होता है वही एंगल नॉर्मल और mg का होता है। ये मैंने पिछले चैप्टर में खूब पढ़ाया था, इसलिए सीधा लिखा। ऐसे ही अभी ये पढ़ा है ना, अब आगे हमेशा बोलूंगा कि देखो ये मास है, ये थीटा होगा और ये जी साइन थीटा से नीचे आएगा, ये सब नहीं करूंगा। बोलूंगा नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा। अब ये तुम्हें जहन में बिठा के रखना है मेरे दोस्त, नहीं तो फिर मिस्टेक करते रहोगे, पुराना चीज याद नहीं आएगा, खत्म हो जाओगे। तो रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस मेरे दोस्त, बार बार रिवीजन करने से होगा ये सब काम। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, तुम्हें पता है कि मैंने ये बताया हुआ था कि जो भी एंगल mg बनाता है, देखो वही एंगल नॉर्मल का पीछे वाला लाइन और mg के बीच में होता है, और वही इंक्लाइंड वाला एंगल होता है। तो इधर देखो कैसे ऐसे हुआ, ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये थीटा है, तो ये जो छोटा सा एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाया, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो इसको क्या लिखोगे? थीटा। क्यों सर? क्योंकि 90 माइनस थीटा में क्या ऐड करोगे कि 90 हो जाएगा? थीटा। ये और ये खत्म हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसीलिए ये नॉर्मल और mg के बीच का वही एंगल होता है जो इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल के बीच का होता है। और इस पे खूब सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था, पिछले मतलब पिछले चैप्टर की बात कर रहा था, लेकिन फिर से बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना है, सेट हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री का खेल है। अब सर आपने ये इसको नीचे क्यों कर दिया सर? अभी तो उठा के यहां कर रखे थे, बताओ तो कोई बच्चा कमेंट करके ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आदित्य आनंद ने आपको एक और चीज पढ़ाया, वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। पैरेलल शिफ्ट करके इसको यहां से यहां ले जा सकते हो, इसको यहां से यहां ले जा सकते हो, इसको यहां से यहां के बाद नीचे कर सकते हो, इसको यहां कर सकते हो, इसको यहां कर सकते हो। पैरेलल वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। फोर्स एक वेक्टर है, इसीलिए ये काम कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो यहां से एंगल का सही एनालिसिस समझ में आ गया कि सर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये दोनों मिलके 90 बनाया, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा सर। डन। ओके, ये याद रखेंगे, ये फ्रिक्शन में काफी काम करूंगा मैं। अब सपोज करो कि मैंने तुमसे पूछा इसी क्वेश्चंस में कि ये कोई एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये थीटा एंगल है, हाँ, और ये वाला हाइट जो है इस बार h है मान लो, h है मान लो, h। कभी मैं ये h दे दूंगा क्वेश्चन में, हाँ सर, कभी ये मैं x दे दूंगा क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकता है। इनको दोनों टर्म्स में निकालते हैं। सपोज करो इसी में दो चीज मानता हूं, मान लो ये हाइट मैंने h दे दिया है और ये डिस्टेंस मैंने x दे दिया, दोनों के टर्म्स में आंसर अब निकलेगा। देखना, मैंने पूछा बताओ जब ये m मास का ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा तो इसको इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सा छोटा करना पसंद करूं क्या, या छोड़ो हटाओ यार, ये जब यहां पे आ जाएगा एकदम से इस जगह पे, तब इसको कितना टाइम लगेगा यहां आने में, कितने वेलोसिटी से ये बॉटम पे आएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर से हो गया, कहानी खत्म। तो इसको x और h दोनों के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो x के टर्म में इधर करते हैं, h के टर्म में उधर कर देते हैं। चलो जल्दी से देखना, हमने अभी तुरंत तुम्हें बता दिया है कि mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg cos थीटा इधर लगेगा, लेकिन इतना नहीं करके अब तुम आराम से देखोगे कि g sin थीटा लगेगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, कंपोनेंट्स ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट आना भी चाहिए। इधर थीटा उधर cos और उसके परपेंडिकुलर में sin। तो अब बड़ा आसान हो गया सर कि किसी चीज को x दूरी तय करना है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है और वो g sin थीटा के एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो मैं लिख पाऊंगा यहां पे क्या कि ये जो x है वो हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। ये कब लगता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और ये कांस्टेंट ही तो है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। तो ut नहीं है क्योंकि इसको रिलीज किया है सर आपने, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू हाफ g sin थीटा इंटू t²। क्या तुम समय नहीं निकाल लिए? तो t निकल गया, कितना जल्दी बताओ, रूट अंडर स्क्वायर का रूट हो गया ये, और ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय g sin थीटा। बोलो मजा आया क्या?
तो आज के बाद से एकदम फिर से जहन में बिठा लेना है कि भैया जो समय लगता है इसको नीचे तक आने में, वो कितना लगता है मेरे भाई, टाइम लगता है 2x बाय जी साइन थीटा। बोलो मजा आया? अब कोई दिक्कत नहीं है, x के टर्म में तुम्हें पता है, अब तुम h के टर्म में चाहते हो तो x को h के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या लगाओगे कि ये निकल जाएगा, तो साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा होगा p बाय h, ये p परपेंडिकुलर है, h हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पे लगा देता हूं मैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, p बाय p एक्चुअल में h है और h मतलब x है ना। अरे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये कर्ण है, समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज x है और परपेंडिकुलर h है, इसीलिए लिख रहा हूं h बाय x। तो x को मैं लिख सकता हूं कितना, h बाय साइन थीटा। तो सेम कहानी यहां से इस t में h के टर्म में भी निकल सकता है, तो x के बदले लिख दो h बाय साइन थीटा, हो जाएगा 2h बाय जी साइन स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा आंसर दो कितना, 2h डिवाइडेड बाय जी साइन स्क्वायर थीटा। बोलो मजा आ गया क्या जीवन का? बोलो बेटा क्या कहानी सेट होता जा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, बताओ कितने वेलोसिटी से ये यहां पे गिरा है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s लगा दो और इसी क्वेश्चन को वर्क पावर एनर्जी में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे। एक लाइन में हो जाएगा, mgh का लॉस किया वही हाफ mv स्क्वायर भी जाएगा, तुरंत से v का वैल्यू निकलता है mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, mm खत्म होता है और तुरंत से आंसर आ जाता है। क्या हुआ? और अभी तुम v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s लगा दो, यहां पे v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर तो है ही नहीं, बचा कितना 2, a का वैल्यू कितना है g साइन थीटा और ये कितना है x और ये v स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा क्या, रूट अंडर 2gx। तो 2ax ही तो है, a का वैल्यू g साइन थीटा, तो ये लिख दिया। अब इसको h के टर्म में निकालोगे तो x का वैल्यू h बाय साइन थीटा लिखो, साइन थीटा खत्म, रूट अंडर 2gh। और यही मैं अभी बता रहा था कि वर्क पावर एनर्जी का यूज करके हम ये काम कर पाएंगे कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका दूसरा चीज जो हम वर्क पावर एनर्जी में कर रहे हैं, ये डबल आर्मी का काम है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस किया, mgh, काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन किया, हाफ mv स्क्वायर। देखो यही चीज मैं बोलूंगा कि v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s का दूसरा रूप है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज, या फिर ये तो मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो v हो जाएगा 2gh का रूट, देखो यही हो गया ना, ये 2 इधर आ गया g और h का और स्क्वायर उड़ा तो यहां पे रूट हो गया। देखो कितना मजा आया, तुम्हें आया कि नहीं? जबरदस्त कहानी। तो ये क्यों बताया सर, तुम्हें दिमाग में आने के लिए कि सर वर्क पावर एनर्जी में जब लाएंगे तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे स्टाइल ही चेंज कर देंगे, फिर इतना इक्वेशन क्यों लगाएंगे सर, वहां पे नया हथियार मिलेगा। अब हमेशा चक्कू से ही लड़ना तुम्हें थोड़ी सिखाऊंगा यार, तुम्हें चक्कू से लड़ना सिखाया तो अब तलवार भी हाथ में दूंगा, लड़ना है, जीत के आना है, और उसके बाद AK-47 भी पकड़ाऊंगा तुम्हें, उसके बाद ढेर सारे अलग अलग हथियार दे रहे हैं जो एक ही बार में निपटा देगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये से हथियार फिजिक्स का अपने आप आते रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी तो नींव होगी ना। लोग गांव में नहीं बोलते हैं कि घर बना रहे हो, नींव अच्छा होगा तभी तो तुम मंजिल बनाओगे ऊपर, वही बात अभी हम कर रहे हैं बेटा। बेसिक चीजें को अपने जहन में, एकदम टेंशन मत लो, इनफ टाइम है सिलेक्शन के लिए। और मैं एकदम जनवरी 15 को बहुत प्यार से इसी स्टाइल से देखना, जनवरी 15 को बात करूंगा जैसे अभी बोल रहा हूं, और बोलूंगा देखा मैंने बोला था ना कि बेस्ट कंटेंट दूंगा, सब कुछ करवाऊंगा और समय पे करवाऊंगा। तो ये अपने में ताकत है ना यार, अपन 18 घंटे 20 घंटे मेहनत कर लेंगे। कल भी 3 घंटे सोया था, उससे पहले 2-3 घंटे सोया था, और सोया गया दूसरे जगह था तो नींद भी नहीं आ रही थी, दिक्कत ये भी था। फिर अगले दिन सुबह उठ के काम ही कर रहा था, और इतने दिन में मैं 4-5 स्टेट घूम रहा हूँ हर एक सैटरडे संडे, तुम्हें पता भी नहीं रहा है। लेकिन अपन काम कर रहे हैं और कर लेंगे, है अपने में दम। तुम लोग अपना दम निकालो कि तुम्हें 720 के लिए फाइट करना है, उससे कम के लिए नहीं। फिजिक्स से 180 लाना है, उसके लिए नहीं, उससे कम नहीं चाहिए हमें, है कि नहीं दोस्त? यस सर। चलो यहां पे देखो ये वाला चीज, अब इसके ऊपर काम करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं यार, मैं मजा नहीं आता रहा इतना बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट देख के। चलो ये छोटा ऑब्जेक्ट बना लिया।
इसको थोड़ा एंगल पकड़ाया और इसको यहां पे डाल दिया। तो चलो एक ऑब्जेक्ट है। अब हम करना चाह रहे हैं स्मूथ सरफेस पे क्या, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे खूब सारे ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसके बगल में दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, इसको यही रहने दो। चलो दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे बनाता हूं, थोड़ा कलर चेंज करके। ओके ऐसा बना दिया सपोज करो, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये इसको धक्का दे रहा है मान लो, ये या ये इसको धक्का दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे धक्का दे रहा है मान लो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को। अब देखना कहानी क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया है ये स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है। ये कैसा है, स्मूथ है मेरे दोस्त, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है और ये एंगल थीटा है। तो इसका अगर मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो g sin थीटा ही होगा और इसका भी एक्सेलरेशन g sin थीटा ही होगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि एक एक करके सॉल्व कर लो। इसका mg इधर लगेगा, इसका नॉर्मल इधर लगेगा और इसके ऊपर m1 g sin थीटा लगेगा, इसके ऊपर m2 g sin थीटा लगेगा। एक एक करके देखो। अब होता क्या है, जब इसको तुम देखने की कोशिश करोगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा रखते ही जी साइन थीटा आ जाएगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा रखते ही जी साइन थीटा आएगा। ये इसको धक्का देने की कोशिश करेगा लेकिन कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तुम ऐसा समझो कि दो कार है, उसके दो कार के बीच में कुछ डिस्टेंस है। सपोज करो, तुम्हें मजा दिलाता हूं, अभी दो कार है, उसके बीच का एक डिस्टेंस है। सपोज करो ऐसा, ये मान लो ये कार है, ये कार है, ठीक है, इसके बीच का ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन है तब तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट जीरो है। अगर ये टच हो रहा है, कोई चीज टच हो रहा है, इट डजंट मीन ये इसको धक्का दे रहा है, क्योंकि जितने स्पीड से ये टच हुआ पड़ा है, टच होना और ये इसको धक्का देना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जितने से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उतने से ये भी बढ़ रहा है, उतने से ये भी बढ़ रहा है। तो क्या ये इसको धक्का दे रहा है? क्या नहीं। और उसका बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है ये खुद। अगर मैं इसको काट देता बीच से काट दूं और फिर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने यहां से काट दिया, मान लो बीच से काट दिया और कांटेक्ट बनाए हुए हैं, ये जितने से आगे जा रहा है उतने से ये आगे जा रहा है और अपने आप आ रहा है। एक फोर्स जो खींच रहा है उसके प्रभाव से आ रहा है, नीचे वाले फोर्स के प्रभाव से आ रहा है। तो क्या होगा, ये बॉडी ऐसे आएगा, ये बॉडी ऐसे आएगा, सारा का सारा बॉडी नीचे जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से आए जा रहा है एवरी इंस्टेंट। तो ये बॉडी दोनों कनेक्टेड मोशन में है, बट ये इसको धक्का यहां पे नहीं दे पा रहा है। ये जैसे ही ये अगर थोड़ा सा भी धीरे चलता तब ये इसको धक्का दे देता। जैसे फील करो कि तुम चल रहे हो और आगे वाला स्लो मोशन में है तो तुम धक्का दोगे, लेकिन जैसे तुम चल रहे हो वैसे वो भी चल रहा है, वैसे वो भी चल रहा है, तो तुम धक्का दे ही नहीं पा रहे हो। तो एक्चुअल में जब इंडिविजुअल दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसका भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही होता है, इसका भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही है। तो ये दोनों ब्लॉक एक्चुअल में जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, दोनों ब्लॉक जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है। तो इनके बीच का जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ये डेवलप ही नहीं हो पाता है, आ ही नहीं पाता है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नॉर्मल तब डेवलप होता है जब रिक्वायरमेंट होता है, फ्रिक्शन तब डेवलप होता है जब रिक्वायरमेंट होता है। सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन हमेशा अवेलेबल है। जैसे तुम्हारे घर में कोई टेबल रखा हुआ है, फ्रिक्शन तो ऑलवेज है, लेकिन अगर फ्रिक्शन रहा है लेकिन क्या वो एक्ट कर रहा है? क्या आंसर है नो। क्यों? कि अगर फ्रिक्शन एक्ट करता तो तुम्हारे घर का हर एक चीज चलता रहता, हर एक चीज चलता रहता ना यार। फ्रिक्शन का फोर्स है म्यू इनटू एन मान लो, तो वो तो चल रहा है क्या तुम्हारे बॉडी का? हर एक चीज रुका हुआ है। वो फ्रिक्शन एक्ट तब करेगा जब रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल एजेंट, मैं इसे धक्का देना शुरू किया इसे, तब पीछे से फ्रिक्शन लगा के उसको रोक देता है। फ्रिक्शन तब एक्शन आता है जब रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको धक्का देने का। ये जी साइन थीटा से जाया जा रहा है, ये भी जी साइन थीटा से आया जा रहा है, बीच में कनेक्टेड है, बट ये इसको धक्का नहीं दे पा रहा होगा। क्या क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसे कनेक्टेड बॉडी जब स्मूथ सरफेस है तो सबका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। किसी भी एक दूसरे के बीच में कोई भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन a1 बराबर a2 हो जाए तो इस केस में कभी भी नॉर्मल जीरो ही होता है, नॉर्मल नॉट इक्वल टू जीरो कभी होता ही नहीं है। और क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन a1 और a2 बराबर है, इसीलिए क्या होगा जल्दी से बता दो, नॉर्मल इनके बीच में जीरो होगा।
तो ये ध्यान रखना है। ये हम फ्रिक्शन पे ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी ये जो बताया उसको क्लियर करना। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी आती है, थोड़ा सा और अच्छे डायमेंशंस में क्वेश्चंस को लाते हैं। जैसे देखो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये बोला एन डिफरेंट masses are placed on the frictionless inclined plane। देखो जो ढेर सारा मास है, n नंबर ऑफ मास है, देखो n ब्लॉक्स, दे आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम। दोनों ऐसे रखा, छोड़ दिया, तो सब जी साइन थीटा से नीचे आ जा रहा है, सब जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे जी साइन थीटा है। तो अगर सारे सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं तो किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि कोई कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, सब बराबर बराबर चलना शुरू कर दिया शुरुआत से ही। कोई किसी को धक्का डाल ही नहीं पा रहा है। तो बोल रहा है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन n-1th टू nth ब्लॉक। ये जान के बकवास चीजें हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखो कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि ये n-1 मतलब ये और ये दोनों के बीच में कितना एक दूसरे धक्का दे रहा है। कोई धक्का नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जितने से आ रहा है उतने से ये आगे बढ़ जा रहा है। तो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है, धक्का वाला चीज ही नहीं क्रिएट हो पा रहा है। तो कितना आंसर हो जाएगा सीधा इसका? 0। कितना आंसर हो जाएगा? 0। मजा आया? अच्छा लगा तुम लोगों को? फील आया? अब इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं फ्रेम कर दिया हूं, यहां पे देखना। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे इधर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया है, कितने का? 10 न्यूटन का। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और यहां से यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा? ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है, स्मूथ है, ओके। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री का है, ओके। और ये मास कितने का है? 20 केजी का है, मान लो 20 केजी का है। अब मुझे बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कितना? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। या 5 केजी का ब्लॉक मान लेता हूं, 20 हटा देता हूं, है ना, 20 हटा देता हूं, 5 केजी का मान लेता हूं। 5 केजी का ब्लॉक है मान लो, 5 केजी का मान लो ब्लॉक। अब देखो क्या हुआ, नीचे लगा इसका mg। mg कितना होगा? 50 न्यूटन का। 5 × 10 5g बोल दोगे ना, 5g, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे नॉर्मल लगेगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। इधर हो जाएगा mg cos थीटा, उधर हो जाएगा mg sin थीटा। अब फोर्स है तो अब फोर्स लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना ये चीज को। mg sin 37 लिखा मैंने इसीलिए। फिर इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। mg का वैल्यू कितना है बताओ? 50, और cos 37 हो गया 4/5, sin 37 होता है 3/5, sin 37 होता है 3/5। तो 5 से हो गया 10, 10 से हो गया 30। अब नीचे का जो फोर्स है वो कितना हो गया? 30 न्यूटन का, और ऊपर का फोर्स जो हो गया वो हो गया 10 न्यूटन का। बोलो मजा आ रहा है अब तुम्हें क्वेश्चन में? इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है वो देखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? फाइंड द एक्सेलरेशन। तो अब तुम्हें पता है कि इसके ऊपर नीचे आने वाला फोर्स 30 न्यूटन का है और ऊपर वाला 10 का है, तो नेट एक्सेलरेशन अभी नीचे की तरफ ही होगा। तो हम तुम कैसे लिखेंगे? नेट फोर्स 30 - 10 बाय नेट मास कितने का है? 5 का। तो ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड। बोलो मजा आया? तो 30 में से 10 गया, कितना हो गया? 20/5। तो कितना हो गया? 5 4 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। देखो मस्त, मजा आ गया। अनदर क्वेश्चन इसी में फ्रेम कर रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन को मैंने यहां पे चेंज किया। अब 10 न्यूटन नहीं, मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन देखो, 50 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब नीचे की तरफ जो ये mg sin थीटा लग रहा है उसका वैल्यू कितना है? ये cos 37, ये sin 37 का वैल्यू पता चला ना तुमको? कहां से लिखा था? स्पेशल ट्रायंगल से, 3 4 5 वाला। कितनों को याद था बताना तो? ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है मेरे दोस्त, जिसमें ये एंगल फिक्स होता है 37 है, और ये एंगल फिक्स है 53 है ना, और ये वाला 5 है, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है। ये एक स्पेशल ट्रायंगल है इसमें ये 5 4 3 के ऊपर गेम होता है। तो यहां से मैंने लिखा था, ये देखो sin 37 sin थीटा लगाओगे तो क्या होगा? P/h। तो sin 37 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sin 37 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। नाउ द पॉइंट इज, अब देखना, ये जो sin 37 है 3/5, 5 से गया 10, ये हो गया 30 न्यूटन का फोर्स। ओके, अब देखो ये जो इधर की तरफ कितना आया? 30 न्यूटन का फोर्स, उधर की तरफ कितना गया? 50 न्यूटन का फोर्स। तो 50 ऊपर का ज्यादा है और नीचे का कम है, तो इस बार इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा ना यार। नेट फोर्स जिधर होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। क्या लिखोगे इस बार?
50 माइनस 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 50 माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिवाइड, ये एफ नेट बाय एम नेट में यूज करता हूं मैं, याद रखना। लेकिन जिधर एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में यूज करना पड़ेगा ना मेरे भाई। हमेशा याद रखना कि ये एफ का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। तो ए का एफ का डायरेक्शन किधर है? नेट 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो ऊपर कितना है? 50 और नीचे कितना आ गया? ये 30 जो दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, वो mg के कंपोनेंट के चलते आया था। अगर कोई तुमसे इंटरेस्टेड है इसमें नॉर्मल भी जानने के लिए, तो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो 50 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। तो नॉर्मल 40 न्यूटन को बैलेंस कर रखा होगा। इस बार अप द इंक्लाइंड होगा, ये एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड है और ये एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड है, डाउन द इंक्लाइंड है। ये सारी चीजें तुम्हारे जहन में बैठी रहनी चाहिए भाई। और डिवाइडेड बाय 5, तो अप द इंक्लाइन जो होगा एक्सेलरेशन वो कितना होगा? 50 में से 30 गया तो कितना बचा? 20 डिवाइडेड बाय 5। ओ भाई साहब का जब बारिश हो रही है भाई, कितना हो गया? 20/5, तो हो गया 4। इस बार भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, लेकिन कहानी चेंज हो गया। जो नीचे आ रहा था वो ऊपर जाने लगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसका एक और वैरायटी चेंज करता हूं, देखना मजा आएगा तुम्हें। क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज करके मैं आया यहां पे, देखो इस बार फोर्स कुछ एंगल पे लग गया मेरे भाई, ऐसा लग गया ये लो। अब ऐसे लग गया तो क्या करते हैं? हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता जो हूं उसका ध्यान रखना, मेरे बातों को, मेरे बात को मिस मत करना कभी जीवन में। इसको आगे बढ़ाना है, ऐसे जैसे बढ़ाया अभी मैंने, और आगे बढ़ा लेना यहां तक, तब तुम्हें बहुत तगड़ा मजा आएगा। लग रहा है इसी के ऊपर फोर्स, क्योंकि ऐसे लगाया तो लगा ना, लेकिन इसको आगे बढ़ा लेने से फायदा क्या होता है अभी दिखाता हूं फायदा। आगे बढ़ाते ही क्या हुआ, ये और ये पैरेलल लाइन हो गया और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है ज्योमेट्री से, तो ये भी 45 हो गया। और ये F10 है, तो कहने का मतलब इस 10 का कंपोनेंट आ गया अब हमारे पास। सर एक इधर आया, इसका कंपोनेंट 10 का ये वाला, इतना बड़ा मत बनाओ, 10 का ये वाला कंपोनेंट एक इधर आ गया और दूसरा इधर आ गया है, देख लो ध्यान से। ये हो जाएगा 10 का ये वाला 10 cos 45, ये 10 sin 45, तो इधर जो होगा ये हो जाएगा 10 cos 45। cos 45 कितना होगा? 1/√2, तो ये हो जाएगा 5√2 न्यूटन का फोर्स। और इधर कितना हो गया? 10 sin 45। sin 45 कितना हो गया बताओ? 1/√2, तो ये क्या हो गया? 5√2 न्यूटन का फोर्स। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या? तो ये निकल के आ गया 5√2 इधर और 5√2 इधर। देखो अब इसके ऊपर देखो, इसका mg भी काम कर रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल काम कर रहा होगा, यस, उसको भूल थोड़ी जाओगे। तो mg कितना होगा? 1 × 10। हाँ सर हम तो ये भूल ही गए थे। कितने लोग भूल गए थे बताना तो कमेंट करके। ये लग रहा है तो mg निपट जाएगा क्या? mg लग रहा है मेरे दोस्त। तो ये हो गया 10 न्यूटन का। अब क्योंकि फोर्स 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 खींच रहे हैं, तो जी साइन थीटा मैं नहीं लिख रहा हूं, mg साइन थीटा यूज कर रहा हूं। नेट फोर्स निकालने की कोशिश हो रही है। तो अब इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर। देखो ये mg और नॉर्मल के बीच का वही एंगल होता है जो इंक्लाइंड का। देखो मजा आ रहा है तुम्हें? तो mg का mg cos थीटा इधर आएगा और जो नॉर्मल, इस बार नॉर्मल इसका और इसका दोनों का सम होगा। देखो बढ़ जाएगा नॉर्मल इस बार, क्योंकि ये जो धक्का लगाया इसके दो कंपोनेंट्स आए, इधर और इधर। ये जो धक्का लगा रहा है वो दबाव पैदा कर रहा है जिसके दो कंपोनेंट्स पैदा हो गए। देखते जा रहे हो? मजा आ रहा है? तो mg cos 45 इधर आएगा मेरे दोस्त, और इधर कितना आएगा बताओ मुझे? mg sin 45 कितना आएगा? mg sin 45। तो ये हो जाएगा mg का वैल्यू कितना मेरे भैया, जल्दी से बता दो। mg कितना आ जाएगा? 1 × 10, ये हो गया डैश, और sin 45 का कितना वैल्यू है? 1/√2, तो ये हो जाएगा 5√2। अब देखो मजा जीवन का आएगा तुम्हें। 5√2 का फोर्स ऊपर लग रहा है और 5√2 का फोर्स नीचे लग रहा है। ये ब्लॉक यहीं पड़ा रहेगा, इसका कहीं एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओ भाई साहब, बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg lies on a smooth inclined plane. The block of mass m is given a force F is equal to 10 Newton horizontally as shown in the figure.
द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट नॉर्मल रिएक्शन, मैं तो इसमें एक चीज बता दिया, द नेट एक्सेलरेशन जो इसका है वो 0 है, क्योंकि इधर जो mg का कंपोनेंट था वो भी 5√2 का है न्यूटन का, और ये जो ऊपर वाला है 10 का ये भी 5√2 का कंपोनेंट है मेरे प्यारे दोस्त। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, नीचे खींचने वाला फोर्स ऊपर के बराबर, कहीं नहीं हिल रहा है ये, और ये सरफेस को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है ये। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg का ये वाला कंपोनेंट जो फिर से mg cos 45 होगा, और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो वो भी 5√2 ही हो जाएगा नीचे, तो 5√2 नीचे हो जाएगा, ये mg का कंपोनेंट होगा। और ये क्या हुआ, इस 10 न्यूटन का फोर्स का कंपोनेंट है, ये दोनों नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला नीचे को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस 5√2, तो कितना हो गया 10√2 न्यूटन का आंसर। बोलो मजा आ गया क्या, तो नॉर्मल 10√2 न्यूटन हो गया है मेरे दोस्त, आंसर ए तुम्हारे झोली में आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट नॉर्मल, अच्छा ये गलत क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब एक चीज तुम्हें बढ़िया से सिखाना था मुझे, जब बोल रहा है नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इन दोनों को बैलेंस कर दिया। इसमें अगर पूछता नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, उसका भी आंसर यही होता, क्योंकि इस बार हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं आया, ये दोनों कैंसिल आउट, और नेट कांटेक्ट फोर्स भी यही है, क्योंकि नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्स है उसका रिजल्टेंट होता है। याद आया, मैंने बताया था नेट कांटेक्ट फोर्स। कितनों को ये लाइन याद है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, कितनों को ये वाला चीज याद था, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। तो फिलहाल आंसर यही होगा। मैं थोड़ा सा सोचने लगा था कि कुछ और तो नहीं पूछ दिया मैंने, लेकिन हॉरिजॉन्टल का फोर्स 0 है, इसीलिए नेट ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस किया। तो ये सब चीज का ख्याल रखना है, ये सब चीज जो है, और एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के अपने अंदर बसाना है। तो ये कुछ वेराइटीज मैंने कवर किया अभी आप लोगों के लिए। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं बेटा स्प्रिंग फोर्स के ऊपर, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन, और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन। इतना करने के बाद अपन फ्रिक्शन से पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे सूडो फोर्स, ये चीज अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं न्यूटन्स लॉ में। फिर फ्रिक्शंस पढ़ेंगे, उसके ऊपर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, सब वेराइटीज कवर करते हुए फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो चलेगा अभी 6, 7, 8 क्लास, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है और ये डेप्थ है फिजिक्स का, मैकेनिक्स। यहां पे अगर तुमने मिस किया तो फिर लपेटे में आ जाओगे। एक एक चीज को समझते हुए चलना। अब फील करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, फील करो कि मेरे पास स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को मैंने यहां पे फिक्स कर रखा है कहीं पे, और एक ब्लॉक को लेके मैं खींच रहा हूं। क्या होगा जरा फिजिक्स को समझना। अगर मैं इस फोर्स से इस m मास के ब्लॉक को खींचा, क्या होगा, ऐसे खींच के देखो, जैसे ही तुम स्प्रिंग को खींचते हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बोलो हाँ है ना। फील करो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन। अंतर आत्मा में पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स क्या है जो रियल लाइफ में तुम देख रहे हो बार बार। तो जैसे ही इसको तुम खींचोगे तो थोड़ा एक्सटेंशन होगा, या इसका दूसरा अपोजिट अगर धक्का दोगे तो कंप्रेशन होगा। तो ये 2 चीज स्प्रिंग में पॉसिबल है। एक, जब मैंने खींचा तो इसी स्प्रिंग का हालत ऐसा हो गया कि इसमें एक्सटेंशन हो गया, लेट इट बी एक्स। एक्स इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, और ये चीज जो बन के आ गया वो हो गया एक्स। ये एफ लगाया मैंने, तो ये क्या हो गया, एक्स इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्स क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब देखो ध्यान से, इसका दूसरा फिजिक्स भी है क्या। इसी में मैं क्या करता हूं, दूसरे पेज पे, यहां पे दूसरे पेज कर लेता हूं मैं, इस पे फिजिक्स दिखाता हूं मैं। यहां पे ये फोर्स सर नहीं लगेगा, मान लो इसमें मैंने धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया तो ये स्प्रिंग का हालत ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग डेवलप होगा अगर मैं फोर्स इधर की तरफ लगा दिया तो यही फोर्स इस बार इस स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, और ब्लॉक यहां पे आएगा। इस बार कंप्रेशन इन द स्प्रिंग भी मान लेता हूं मैं, कितना है, एक्स ही है। यहां से धक्का दिया तो ये इधर की तरफ खिसक गया। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा जब धक्का दोगे, तो जरा देख के देखो, जब तुम स्प्रिंग को धक्का दे रहे हो इधर, तो ये तुम्हारी तरफ एक फोर्स लगाता है। स्प्रिंग का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि तुम जिधर भी फोर्स लगाते हो उधर की तरफ क्या करता है, ये फोर्स लगाना शुरू कर देता है। और 10 क्लास को डिस्टर्ब करने आ गया यार, रुको 1 सेकंड पॉज करना पड़ेगा।
ओके, तो अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेशन पैदा कर रहे हो, यहां से इसको ना धक्का दे रहे हो, ऐसे धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा फिजिक्स? तो ये जो स्प्रिंग है इसका एक टेंडेंसी है कि जिधर भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाता है। ये स्प्रिंग का ये नेचुरल टेंडेंसी है कि जिधर भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर स्प्रिंग में इधर फोर्स लगा, ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, अगर स्प्रिंग में इधर की तरफ फोर्स लगा, देखना मुझे, अगर स्प्रिंग में इधर की तरफ फोर्स लगा, देखना मुझे, तो ये क्या करेगा मेरे दोस्त, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। और अगर स्प्रिंग में खींचा है तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग का फोर्स के साथ एक स्पेशल बात है कि स्प्रिंग का फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लगता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो मजा आया तुम्हें। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स क्या था, माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही माइनस हम दिखाते नहीं है। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि दिस फोर्स इज ऑलवेज, ये माइनस क्या बता रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफएस इज ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये बता रहा है। आया मस्त वाला मजा कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो फोर्स इधर लगेगा। और ये हम एक्चुअल फोर्स है और ये वेक्टर फॉर्म में है, तभी तुम्हारा कहानी समझ में आएगा। अब देखो एक मजेदार चीज दिखाते हैं। ये तो मैंने दिखाया, लेकिन जब यहां पे क्वेश्चन में लिखते हैं ना फोर्स, तब हम माइनस नहीं लिखते हैं, तब हम के एक्स लिखते हैं। अब मैं बताता हूं क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि देखो इधर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना तो ये वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये एक्स इस बार अपने आप में माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो ये क्यों होगा माइनस एक्स से, क्योंकि इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव माना तुमने, तो ये तो इधर जा रहा है, तो अपने आप में ये माइनस है, एक्स इटसेल्फ माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स। हम क्वेश्चन में हमेशा के एक्स ही लिखते हैं मेरे दोस्त, लेकिन एक्चुअल स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स के बराबर है। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसा लिखोगे, स्प्रिंग फोर्स दूसरे पेज पे लिख देता हूं, इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा लिखोगे, जल्दी से बताना। स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो माइनस निगेटिव डायरेक्शन में, तो इस एक्स के अपोजिट वाला कहानी कर रहा है ये, तो ये इस तरीके से कहानी होता है। ये है स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ, माइनस की एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो स्प्रिंग फोर्स और ये एक्स के बेसिस पे ग्राफ है। और ये जो स्लोप है इसका, ये कितना होगा जानते हो, 135 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि अभी बताया कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स है। तो ये माइनस जो है, ये माइनस के का वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं अभी, के का वैल्यू, तो अभी अगर ऐसे देखोगे 135 एग्जैक्ट, जब के का वैल्यू 1 है, तो यहां से हटा देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। इसका जो स्लोप होगा वो माइनस के है, देख लो निगेटिव स्लोप लाइन है। निगेटिव स्लोप लाइन कैसा, ऐसा या ऐसा, जल्दी से बता दो। ऐसा वाले में तो ये एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमेशा स्लोप ऐसा जाएगा, 0 से 90 से ज्यादा एक्सीड करेगा, 90 से ज्यादा एक्सीड करेगा। देखो, और ये है तुम्हारे पीछे की कहानी, स्प्रिंग फोर्स और एक्स का ग्राफ, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में है। लेकिन हम फिर से इसी क्वेश्चन में अगर मुझे दिखाना हो कि मैंने एक एफ फोर्स से लगाया फोर्स और ये कुछ एक्स अंदर चला गया, मतलब व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज द कंप्रेशन हियर, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। एक्स क्या है बताओ, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। और यहां पे x क्या है बताओ मुझे, इस जगह पे क्या है, x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, x इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो अगर तुम्हें इधर की तरफ बोला है, इधर की तरफ बोला है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तो x पॉजिटिव है इस बार, अगर इधर खींच रहे हो और इधर ही जा रहा है x, इधर ही जा रहा है x, तो x पॉजिटिव होगा। मैं माइनस बोल रहा था क्या, कुछ गड़बड़ बोल रहा था। कंप्रेशन वाले के केस में माइनस है, देखो
इसको धक्का दिया तो ये इधर आया, तो x माइनस है तो ये माइनस मिलके प्लस बना दिया। बहुत बढ़िया। अब उसमें देखो क्यों फोर्स का डायरेक्शन आया इधर की तरफ, क्योंकि इस बार ये x खींचा तुमने तो x पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव हुआ। निगेटिव बताया तुम्हें कि मैं इसके अपोजिट में हूं, इसीलिए फोर्स इधर लगा के हमने kx लिखा है। ये सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, ये अपोजिट है। समझ आया कि नहीं आया? इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, अगर कंप्रेस किया हो तो क्या होगा, x निगेटिव में है, तो निगेटिव में है, ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ, यानी कि स्प्रिंग फोर्स बोलेगा कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, तो इसीलिए ये इधर जा रहा है। शायद मैं वहां पे कुछ मिस्टेक किया था बोलने में। क्लियर हुआ? तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ कि स्प्रिंग फोर्स निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा और kx के। तो एक छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना हो जाए? हाँ सर सही बात है। तो अगर मैं तुम्हारे लिए कोई एक क्वेश्चन बोलूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है मान लो, और ये क्या बना दिया मैंने, मेरे पास एक स्प्रिंग है मान लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये जो k है वो क्या क्या बोलते हैं k को, इस k को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बार पूछा भी गया था, इसका डायमेंशन बताओ, यूनिट बताओ। तो k क्या होगा, फोर्स बाय x, तो इसका यूनिट डायमेंशन वगैरह क्या होगा बताना जरा सा, इसका यूनिट डायमेंशन वगैरह क्या होगा, x फोर्स बाय k। फोर्स क्या है, न्यूटन, और ये x क्या है, मीटर, तो इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। आया मजा? तो mlt माइनस 2 होता है तो ll खत्म हो जाएगा, तो mt माइनस 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, mt माइनस 2। बोलो मस्त मजा आया, क्योंकि mlt माइनस 2 होता है, l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट एंड डायमेंशन भी होगा, ये भी पूछा जा सकता है कभी भी। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसको ये जो ब्लॉक है, ये जो सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इसके ऊपर जो F नेट है वो 0 है, यानी कि नीचे वाला जो फोर्स होगा वो mg होगा, और ये खींचाएगा नीचे, इसमें एक्सटेंशन हुआ होगा, मान लेते हैं एक्सटेंशन x है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, अगर नीचे खींचा रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा kx, और ये kx mg के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर kx बैलेंस कर रहा होगा mg का। अगर मैं पूछता हूं बताओ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगा, तो तुम लिखोगे mg बाय k। बड़ा ही छोटा छोटा चीज हम पढ़ा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कटिंग ऑफ द स्प्रिंग का, इस स्प्रिंग को अगर मैं कट कर दिया तब किसका कितना एक्सेलरेशन होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ऐड करके, और कटिंग ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर बहुत ही वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वो आता है मेंस में खूब सारा, और नीट में एक बार आया है तो कभी भी आ सकता है। तो कटिंग ऑफ द स्प्रिंग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, एंड स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। और मजे में आपका डीपीपी भी बना रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा 50, 60, 70 क्वेश्चन, ठीक है? तो वो भी, और साथ में जो मैंने बुक दे रखा है उसका लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे लिए एक चीज बोलना चाहता हूं, रीडिंग। अब देखो दो चीज है, रीडिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कितना रीड किया, याद है एक मशीन ऐसे लगा देते हैं हुक टाइप का, याद है तुम लोगों को, ऐसे हुक लगा रहता है, यहाँ पे एक रीडिंग हम निकालते हैं, एक मशीन लगा रहता है, इसके अंदर ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है। यहाँ पे एक्चुअल में एक स्प्रिंग रहता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ पे भी हुक रखता है जिसके अंदर कुछ एक मास ऐसे हैंग कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट पे हैंग कर देते हैं, और हम देखते हैं कि इसका कितना वेट आया। तो एक्चुअल में ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, वो क्या रीड करता है, तो वो इस जगह का टेंशन रीड करता है, याद रखना, टेंशन रीड करता है। तुम टेंशन का वैल्यू निकाल दो, वही इसका रीडिंग होता है। लेकिन टेंशन तो फोर्स है, रीडिंग तो मास में दिखाते हैं। तो कभी भी मास अगर निकालना हो तो टेंशन और डिवाइडेड बाय जी के बराबर होता है, और टेंशन किससे निकलता है, kx डिवाइडेड बाय जी। ये एक्चुअल में मास के बराबर होता है। जो क्वेश्चन में तुम लोग वेट करने जाते हो, कहीं जाते हो ना, सिलेंडर वेट करते हो, कुछ भी करते हो, ऐसे लगाते हो, और कितना होगा, 19 kg का नहीं है, कम दे दिया तुमने 200 ग्राम। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चंस की वैरायटी अपन कवर करेंगे। ये सब एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, सोच के आना, कल कवर अप करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे ये सब वेज कांस्टेंट और बाकी स्प्रिंग के क्वेश्चन में। अपन नया बैच को चाहते हैं, इंडिया का एक ऐसा बैच बन जाए जो हर एक बच्चे के फिजिक्स में 180 को स्कोर करवा दे।
अगर आपके लिए ये सेशन बहुत ही वैल्यूबल आ रहा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट है उन बच्चों तक पहुंचना जिनको इनकी जरूरत है। तो गांव तक फैला दीजिए। आप लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। एंड थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए और प्यार बनाने के लिए। मेरा हर एक कतरा अभी समय का आप लोगों को ही समर्पित है और मुझे पता है जो बच्चे मुझ पर विश्वास कर रहे हैं उनका 180 दिलाना हमारा धर्म कर्म सब कुछ है। तो इसको हम बढ़िया से करेंगे, लेकिन अकेले होने के चलते बहुत सारा काम होता है तो थोड़ा सा ये हो रहा है डिले, बट इसको स्ट्रक्चर एंड टाइमलाइन पे सब कुछ प्रॉपर होगा ये तो पता है और टाइम भी सेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। खूब सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा। अब आप लोगों को लॉन्च भी हो जाएगा 15 को। एकदम एक्साइटेड रहना, तगड़ा तगड़ा चीज आएगा, जबरदस्त। थैंक यू, लव यू, बाय।